हाय। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने यानी कि कल हमने मोमेंट ऑफ फोर्सेस तक का डिस्कशन कर लिया था एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद कपल। सो सबसे पहले बात करते हैं कपल की। तो कपल स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस होता है और जो हमारा कपल होता है ये दोनों सेम चीज़ें हैं। मतलब मोमेंट ऑफ फोर्सेस क्या करता था, वो किसी रिजिड बॉडी पे रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट करवाता था। तो सिमिलरली जो हमारा कपल है वो भी हमारी किसी रिजिड बॉडी पे रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट करवाती है। तो क्वेश्चन अब ये है कि जब दोनों चीज़ें सेम हैं तो फिर हमें कपल पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सपोज़ ये एक लोशन की बॉटल है जिसे मैं खोलना चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इस एक उंगली से इसके कैप पे मैं एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स ने क्या किया, इस बॉडी पे एक ही रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट करवाना चाहती है। लेकिन इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये मेरा कैप जो है वो घूम नहीं रहा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ दैट सिंगल फोर्स इज़ नॉट सफिशिएंट टू ओपन दिस बॉटल। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दो फिंगर्स का इस्तेमाल करता हूँ। तो जब मैंने दो फिंगर से पकड़ के इस कैप को घुमाया तो देखिए ये घूमने लग गया। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब हमारा एक फोर्स से काम नहीं बन रहा होता है तो हम क्या है, दो फोर्स ऐड कर देते हैं। सपोज अगर दो फोर्स से भी काम नहीं बनेगा तो हम तीन फोर्स ऐड कर देंगे, तीन से काम नहीं बनेगा तो चार फोर्स ऐड कर देंगे। लेकिन जो हमारा कपल है उसमें केवल दो फोर्सेस इन्वॉल्व होने चाहिए। क्योंकि कपल का मतलब क्या होता है, कपल का मतलब हिंदी में होता है जोड़ा, और एक जोड़े में सिर्फ दो लोग ही रहते हैं। तो कपल का मतलब क्या होता है, जब भी मुझे किसी रिजिड बॉडी पे रोटेटिंग इफेक्ट जो है उसको और इंक्रीज करना होता है तो हम यूज़ करते हैं कपल। और जो हमारा जो फोर्सेस है वो हमें बॉडी पे इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा कि जो बॉडी को जो बॉडी की जो घूमने की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो आई कैन से दैट couple is used to increase the rotating effect on any rigid body। अब इस फिगर पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ। कंसिडर अ रिजिड बॉडी। सपोज ये मेरी कोई रिजिड बॉडी है जो इस पॉइंट ए के अबाउट क्या है, पाइवोटेड है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। सो अब मैंने क्या किया, मैं इस पॉइंट ए पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स एफ इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन, और इस पॉइंट बी पे एक सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स एफ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। द वैल्यू ऑफ दीज टू फोर्सेज आर सेम बट देयर डायरेक्शन आर ऑपोजिट। सो अगर मैं इस फोर्स की वजह से मोमेंट की बात करूँ इस बॉडी पे, तो इस फोर्स की वजह से इस पॉइंट के अबाउट बॉडी किस किस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिमिलरली इस फोर्स की वजह से जो पॉइंट बी पे अप्लाई हो रहा है, तो इस फोर्स की वजह से ये जो हमारी रिजिड बॉडी है पॉइंट ओ के अबाउट ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी। तो ये जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस होता है इसे हम कहते हैं कपल। सो आई कैन से दैट when two forces which are equal in magnitude but opposite in direction are applied on a rigid body such that these two forces try to rotate the body in same
डायरेक्शन। सो ये हो गई हमारी कपल की डेफिनेशन। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो दो फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं, एक तो वो क्या होनी चाहिए, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, मतलब उनकी वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन का फोर्स है, फॉर एग्जांपल 3 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर एक ऊपर लग रहा है तो दूसरा नीचे लगाना पड़ेगा। सो इसे ही हम कहते हैं कपल। ओके, नाउ राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ कपल। अब हमने ये तो समझ लिया कि कपल हम किसे कहते हैं। अब इस बॉडी पे जो टोटल कपल कितना लगेगा हम उसे कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, सो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज लेंथ ए ओ एंड दिस डिस्टेंस इज लेंथ ओ बी। ये हमारा पाइवोटेड पॉइंट है। ओके, जो ये वाला लाइन है दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ए, और जो ये है वो है क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बी। तो सबसे पहले हम इस फोर्स की वजह से मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल मोमेंट। मोमेंट ड्यू टू फोर्स ऑन ए। तो हम जानते हैं मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास में, दैट मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी वो किसके बीच में होती थी, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि ये वाले डिस्टेंस। तो जब मैं मोमेंट कैलकुलेट करूं तो फोर्स हम कितना लगा रहे हैं पॉइंट ए पर, फोर्स एफ इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स के लिए कितनी है, ए ओ। सो ए ओ, तो ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। अब बात करें डायरेक्शन की, तो ये फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, सो इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज दिस डायरेक्शन। देन वी विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू बी। अब इस बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से मोमेंट कितना आएगा। सो अगेन फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू है हमारे पास एफ। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ओ बी, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज दिस डायरेक्शन। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब जो कपल होता है उसे बेसिक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, दैट इट इज़ एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट्स। मतलब बॉडी पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस के जो इंडिविजुअल मोमेंट्स होंगे उन सबका एडिशन, उसको ही हम कपल कह देते हैं। सो अब हम कैलकुलेट करें अगर टोटल मोमेंट, तो टोटल मोमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो 1 इक्वेशन में हमारे पास क्या था, एफ इंटू ए ओ, प्लस दूसरा क्या था, एफ इंटू ओ बी, और इसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड सिमिलरली इसकी डायरेक्शन भी थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो फाइनली हमारे पास में क्या निकल के आ गया, एफ यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, देन वी हैव ए ओ प्लस ओ बी। और इस फिगर में अगर हम ध्यान से चेक करें तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास में दैट इज ए ओ प्लस ओ बी, ये मिल के क्या बन जाएगी, दिस टोटल डिस्टेंस ए बी। सो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, एफ इंटू ए बी, और डायरेक्शन हमारे पास में क्या है, टोटल फाइनल डायरेक्शन दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया
ये होता है हमारा कपल। अब अगर आपको याद हो तो जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला था वो भी यही होता था, दैट इज़ फोर्स इंटू सम डिस्टेंस, और कपल का भी सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे डिफरेंस बस ये है कि जो जो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस कौन सी होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये जो डिस्टेंस होती है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की होती है जिन पॉइंट्स में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो इट शुड बी टोटल डिस्टेंस ए बी। So this is the formula for couple, and again couple is also a vector quantity। तो कपल वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी आपको मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी और इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब जो हमारे पास में ये डिस्टेंस ए बी है, दिस डिस्टेंस ए बी, इसकी बात करते हैं। सो राइट डाउन आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल क्या होता है, the perpendicular distance between the two points at which force is applied। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो ये डिस्टेंस ए बी है मेरी, ये क्या है अल्टीमेटली, इट इज आर्म ऑफ couple। Okay, now we will talk about example of couples। So एग्जाम्पल के लिए जो हमारे पास अलार्म क्लॉक्स होती हैं तो उस घड़ी के पीछे एक चाबी होती है जो कुछ शेप की होती है। तो हम घड़ी पे चाबी लगाने के लिए क्या करते हैं, एक फोर्स इस तरफ से अप्लाई करते हैं और एक फोर्स इस तरफ से अप्लाई करते हैं। सो वो जो चाबी है वो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूमने लगती है। सो हमारा अलार्म क्लॉक हो गया, या फिर जो टैप वाटर होते हैं, जो पानी के नल होते हैं, उसके ऊपर भी हम ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, तो वो भी हमारा कपल का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक और मैं बता देता हूँ, सपोज जो हमारे पास में रिंच अवेलेबल होते हैं, जो इस शेप के रिंच अवेलेबल होते हैं जिनसे हम इनको ऐसे पकड़ के स्क्रू घुमाते हैं। तो एक फोर्स हम ऐसे लगाते हैं, एक फोर्स हम ऐसे लगाते हैं, तो नेट इफेक्ट हमारा ऐसे जनरेट होता है। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ कपल्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट यूनिट ऑफ कपल। तो हमें कपल का फॉर्मूला क्या पता है, दैट कपल इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर आप ध्यान से चेक करें तो जो कपल का फॉर्मूला है वो सेम है जो हमारे मोमेंट ऑफ फोर्सेस का फॉर्मूला होता था। इस फॉर्मूले में डिफरेंस बस ये है कि जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे वो किसके बीच की दूरी होगी, उन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होगी जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और जो मोमेंट का फॉर्मूला होता था तो उसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी वो किसके बीच की डिस्टेंस होती थी, बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो जो कपल की यूनिट है वो सेम होगी जो हमारी मोमेंट ऑफ फोर्सेस के हमने पढ़ी थी, वो जो हमने एक माइंड मैप बनाया था, वो सारी चीज़ें इसके लिए भी सेम होंगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, अगर सपोज किसी में रिजिड बॉडी पर ढेर सारे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस ऑन एनी रिजिड बॉडी, और उन फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद भी जो बॉडी है, तो जो उसकी इनिशियल स्टेट है, अगर फाइनली भी वो सेम स्टेट मेंटेन रहती है तो मैं क्या कह सकता हूँ, बॉडी हमारी जो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जांपल सपोज ये एक मार्कर है, अगर मैं एक इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद भी जो मार्कर है मेरा ये इसी पोजीशन पे बना हुआ है, मतलब ना तो ये आगे जा रहा है ना ये पीछे जा रहा है, इट इज़ रिमेनिंग इन इट्स सेम स्टेट, तो मैं क्या कहूँगा, मेरी जो ये बॉडी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सो राइट डाउन
when number of forces acting on a rigid body such that the state of rest or uniform motion of the body does not change, then the body is said to be in equilibrium state. For example, सपोज ये मेरी एक बॉडी है जो ग्राउंड पे रखी हुई है. दिस इज अ बॉडी. अब क्या है, ये जो बॉडी है वो इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है. मीन्स इनिशियली इट इज एट रेस्ट. अब मैंने क्या किया कि मैं इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. एक फोर्स मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से फोर्स F1. एक फोर्स मैं इस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से फोर्स F2. एक फोर्स मैं इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से फोर्स F3. और एक फोर्स में अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स F4. तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी अगर रुकी हुई होती है तो क्या वो चलने लग जाती है. लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉडी जो है जो पहले से ही रुकी हुई थी, अब इसमें मैंने ये ढेर सारे फोर्सेस लगाए. तो ये फोर्सेस लगाने के बाद भी अगर फाइनली भी बॉडी रुकी हुई है तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो बॉडी है मेरी वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है. सिमिलरली कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. सपोज ये हमारे पास में एक कार्ट है which is initially moving with speed 5 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास में एक कार्ट है जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पहले से ही मूव कर रही थी, पहले से ही चलती हुई कंडीशन में ही है. तो अब हमने क्या किया, अब हमने फिर से इस पे कुछ फोर्सेस अप्लाई किए. सपोज F1 इन दिस डायरेक्शन, F2 इन दिस डायरेक्शन एंड सपोज फोर्स F3 इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो इन फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद भी अगर जो मेरी ये कार्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रही है, मतलब इन फोर्सेस को लगाने के बाद भी इसकी स्पीड में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये बॉडी मेरी क्या है, इक्विलिब्रियम में है. So this is about equilibrium of bodies. Okay, now अब जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, it is of two types. सबसे पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हमारा dynamic equilibrium. So equilibrium are of two types. The first one is static equilibrium and the second one is dynamic equilibrium. अब static का आपको हिंदी मतलब मैं बताता हूँ. static का मतलब होता है स्थिर. स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर. स्थिर मतलब पहले से ही रुकी हुई. और जो डायनामिक का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मोशन. सो डायनामिक में हम क्या कह सकते हैं, बॉडी जो पहले से ही मोशन में है, तो उनकी जो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम, तो स्टैटिक वो कहलाता है एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा वाला कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो इनके बारे में और डिटेल में समझते हैं. ओके, सो राइट डाउन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. When a body
remains in the state of rest even after two or more forces are applied on it, then the body is said to be in static इक्विलिब्रियम। ये डेफिनेशन हमारी ये कह रही है, सपोज कोई बॉडी जो पहले से ही रेस्ट में है, उस पर टू और मोर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर वो बॉडी फाइनली रेस्ट पे रहती है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के लिए फिर से हम इस बॉडी को कंसिडर करते हैं, जो हमारी बॉडी थी जो क्या है पहले से ही रेस्ट पे थी, इट वॉज इनिशियली एट रेस्ट। अब हमने क्या किया था, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया था, तो अगर इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद भी अगर बॉडी हमारी रेस्ट पे है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ राइट डाउन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक का मतलब क्या होता था, जो पहले से ही मोशन में है, जो पहले से मूव कर रहा है। So write down, when a body remains in the state of uniform motion even after application of two or more forces, then the body is said to be in डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। दिस द वर्ड यूनिफॉर्म इज इम्पॉर्टेंट। अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा मोशन जो टाइम के साथ चेंज ना हो। मतलब जो मैंने आपको अभी कार्ड का एग्जांपल दिया था, सपोज ये जो हमारे पास में कार्ड था, ये क्या 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था पहले से ही। सो अगर हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, सपोज एफ, तो इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद भी अगर इस बॉडी की स्पीड में कोई चेंज ना आए, उसका मतलब क्या, बॉडी क्या है, अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। तो बॉडी अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन में ही है, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज दिस इज पैराशूट। अब जब भी हम पैराशूट लेके किसी हाइट से कूदते हैं, तो हम क्या है, हम ऑलरेडी मोशन में होते हैं, उसके बाद पैराशूट हमारा खुल जाता है, तो अब क्या है, हम धीरे धीरे नीचे आ रहे होते हैं। तो हम जब धीरे धीरे नीचे आ रहे होंगे, तो हम पे एक फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, दैट इज mg। दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। और जो पैराशूट की वजह से जो फोर्स लगता है, उसे हम कहते हैं बायोएंसी फोर्स। दिस Fb, it is known as बायोएंसी फोर्स। तो अब जो हमारी ये बॉडी, जो पूरा सिस्टम है, ये पहले से ही मोशन में था। अब हम क्या धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे, तो एक फोर्स हम पे नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है। सो इन दोनों फोर्स के लगने के बाद भी हम क्या है, धीरे धीरे नीचे गिरते रहते हैं और गिरते गिरते ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट condition of
इक्विलिब्रियम। सो पहली कंडीशन क्या होती है, द रिजल्टेंट ऑफ all translational forces acting on the body should be ज़ीरो। ये लाइन एक्चुअली में क्या कहना चाह रही है, सपोज ये हमारी बॉडी है जो क्या है, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक। अब आपने क्या किया, एक तरफ आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका फ्रेंड दूसरी तरफ खड़ा है। अब आप लोगों ने क्या किया, इसको अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, ठीक है। हमारा ये एक ब्लॉक था जो पहले क्या है, रेस्ट में था। अब यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा है। अब आप लोगों ने क्या किया, इस ब्लॉक को अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। तो उसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, आपने इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में ताकि ब्लॉक आपकी तरफ चल के आए, और आपके फ्रेंड ने फोर्स लगाया अपनी तरफ ताकि ब्लॉक उसकी तरफ आ जाए। लेकिन हुआ क्या कि जो ये ब्लॉक है, ना तो ये इधर जा रहा है ना ही ये इधर जा रहा है, ये जहाँ है ये वहीं रुका हुआ है। तो उसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं और जो आपका फ्रेंड फोर्स लगा रहा है, वो दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल होंगे। दोनों फोर्सेस जब सेम होंगे तभी तो ब्लॉक अपनी जगह पर रहेगा। अब सपोज अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं तो ये ब्लॉक आपकी तरफ मूव कर जाता। तो ये हमारा पॉइंट वही कहना चाह रहा है कि जो भी ट्रांसलेशनल फोर्सेस हैं, अगर इनका सम ज़ीरो आ जाए तो हमारी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो आई कैन से दैट सपोज एक बॉडी पे फोर्स अगर F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 यहाँ लग रहा है और F4 यहाँ लग रहा है। ये जितने फोर्सेज हैं ये क्या है, ट्रांसलेशनल फोर्सेज हैं। ये बॉडी को स्ट्रेट लाइन मोशन में चलाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा कंडीशन 1 क्या कहता है, जो टोटल फोर्स होगा दैट इज F टोटल इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ये क्या होना चाहिए, इनका टोटल सम ज़ीरो होना चाहिए, तब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। सो दिस इज योर कंडीशन फर्स्ट। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। When the resultant of all moment of forces of rotational force acting on the rigid body is ज़ीरो। अब जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो पहले कंडीशन की तरह ही है। यहाँ पे जो बॉडी पे जो जितने भी फोर्स ऐड हो रहे थे, एक्ट कर रहे थे, उन सब का सम क्या होना चाहिए था, ज़ीरो होना चाहिए था। और यहाँ पे क्या है कि बॉडी पे जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे होंगे तो उन फोर्स की वजह से जितना मूवमेंट होगा, जैसे F1 एक्ट कर रहा है तो F1 की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो, दूसरे फोर्स की वजह से जो मूवमेंट आएगा वो, तो ऐसे करके जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सब का एडिशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज ये मेरी कोई बॉडी है जो इस पॉइंट ए के अबाउट क्या है, पाइवोटेड। अब सपोज इस पॉइंट पे एक फोर्स F1 यहाँ एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स F2 यहाँ एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे एक फोर्स F3 यहाँ एक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट पे जो फोर्स F4 है वो यहाँ एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट जनरेट होगा पॉइंट O के अबाउट, वो क्या इस डायरेक्शन में होगा, वो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। फोर्स 2 की वजह से भी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी। फोर्स 3 की वजह से जो बॉडी है वो ऐसे घूमने की कोशिश करेगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड फोर्स F4 की वजह से बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी। तो हमारा सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है
जब ये जितने भी मोमेंट्स जो जनरेट हो रहे हैं इस बॉडी पे, जब इनका सम मिलके 0 के बराबर हो जाएगा, तब हमारी बॉडी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो टोटल मोमेंट है, टोटल मोमेंट दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 शुड बी इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी कंडीशन 2। अच्छा, इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, और इफ़ वी सिंप्लीफाई दिस फर्दर, तो जो हमारा मोमेंट है, सपोज F1 की वजह से मोमेंट मेरा आ रहा है m1, F2 की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो m2, F3 की वजह से जो मोमेंट आएगा उसे मैं m3, और F4 की वजह से जो मोमेंट आएगा उसे मैं m4 एज्यूम कर लेता हूँ। अब जो मोमेंट m1 है वो मेरा किस डायरेक्शन में है, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो m1 विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस अब जो मोमेंट है m2 वो भी कहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस अब जो हमारा मोमेंट है m3 वो कहाँ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। प्लस और जो हमारा मोमेंट है m4 वो भी किस में है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है पूरा, ये क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली दिस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होता है, सो इट इज़ नेगेटिव। और ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज m1 प्लस m2 माइनस m3 माइनस m4 इक्वल्स टू 0। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m3 प्लस m4। तो जो हमारा ये LHS वाला पार्ट है, दैट इज द LHS पार्ट, वो हमें क्या दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और जो ये RHS वाला पार्ट है वो हमें क्या दे रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो मतलब इस इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड कंडीशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी बॉडी पे जो जितने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो सब किसके इक्वल होने चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट के। सो सेकंड कंडीशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज when the body is in rotational equilibrium, then sum of all clockwise movements must be equal to sum of all anti-clockwise movements। सो ये थी हमारी वो दो कंडीशंस जिन पे हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी डिपेंड करता था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो हम जानते हैं जब भी कोई हमारा रिजिड बॉडी, अगर वो क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो अभी हमने पढ़ा कि जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होती है तो उसमें मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए। सो राइट डाउन if a rigid body is in equilibrium even after application of
टू और मोर फोर्सेस देन, हमारी कंडीशन निकल के क्या आई थी, सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब हमारा बॉडी पे जितना भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए था, क्लॉकवाइज मोमेंट के, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ओके, आई एम कंसिडरिंग अ रिजिड रॉड, कंसिडर अ रिजिड रॉड। सपोज ये मेरी एक रिजिड रॉड है जो इस पॉइंट के अबाउट क्या है, पाइवोटेड है, दैट इज पॉइंट एफ। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है और यहाँ पर एक पॉइंट सी है। अच्छा, इनिशियली क्या थी, इनिशियली द रॉड इज बैलेंस्ड एट पॉइंट एफ। इनिशियली क्या थी, जो हमारी रॉड है इस पॉइंट एफ के अबाउट क्या है, ये स्ट्रेट है, मतलब ये बैलेंस्ड है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट ए पे एक वेट मैंने अप्लाई किया, दैट इज पी। पॉइंट बी पे मैंने एक वेट अप्लाई किया, दैट्स क्यू। एंड पॉइंट सी पे मैंने एक वेट अप्लाई किया, दैट इज आर। अब अगर आपको वेट के बारे में आइडिया नहीं हो तो अब थोड़ा बहुत मैं आपको वेट के बारे में बता देता हूँ। सपोज कोई बॉडी है मेरे पास, ये एम, जिसका मास कितना है, एम। मेरे पास में एक बॉडी है जिसकी मास है एम, तो जो वेट हमारा होता है वो होता है मास इनटू दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब वेट मेरा एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी के मास की वजह से जेनरेट होता है, और इस वेट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये जो वेट है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब मैंने यहाँ पे वेट अप्लाई कर रखे था, दैट इज पी क्यू आर। अब इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, तो जो ये तीनों लाइन है ये क्या है, हमारे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स पी है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यू है, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर है। ओके, फर्दर मैं क्या मान लेता हूँ, इस पॉइंट ए और पॉइंट एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल ए है। पॉइंट बी और पॉइंट एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल बी। और पॉइंट सी और पॉइंट एफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल सी। अच्छा, सो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ weight P, Q and R, the rod is still in equilibrium। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इनिशियली हमारी रॉड इक्विलिब्रियम में थी, फिर हमने इस पे ये तीन वेट अप्लाई कर दिए, तो इन तीन फोर्सेस के अप्लाई होने के बाद भी हमारी रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमारी कंडीशन क्या होती थी कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो क्या होना चाहिए, देन sum of all anti-clockwise movement must be equal to sum of all clockwise movement। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस वेट P की वजह से कितना मोमेंट जनरेट होगा। सो मोमेंट ड्यू टू P, सो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। सो इक्वेशन क्या हो गई, फोर्स की वैल्यू P है और डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल a, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो फोर्स P है इस बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश करेगा। सिमिलरली ये जो फोर्स Q है इस बॉडी को इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी, और जो ये वाला फोर्स है वो इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी। सो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ड्यू टू Q। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है Q और डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, दैट इज स्मॉल b, और इसका डायरेक्शन भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इट इज आवर इक्वेशन 2। देन वी विल कैलकुलेट मोमेंट ड्यू टू r। अब फोर्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, r, और डिस्टेंस ये कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज c, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसका डायरेक्शन हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज था, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज था, इसका क्लॉकवाइज है। सो इट इज इक्वेशन 3। तो अब हमारी क्या रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो जब इक्विलिब्रियम में होती है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है दैट इज ये दोनों जो मोमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके। सो ये कंडीशन अप्लाई कर दें अगर, तो PA प्लस QB इक्वल्स टू RC। फर्दर सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, PA प्लस QB माइनस RC इक्वल्स टू 0। तो जो ये कंडीशन निकल के आई मेरे पास में, यही होती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को मैं क्या कह सकता हूँ, when a rigid body is in rotational equilibrium, then sum of all the moments of forces about the point of rotation is 0। सो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी जिसका पॉइंट नंबर 2 था मोमेंट के बारे में, तो जो कंडीशन 2 है वही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बस इसको आपको अलग अलग तरीके से बताया है।